हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि टोटल 8वां चैप्टर है, मोशन। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई आइडिया नहीं है मोशन के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे इसको कि मोशन क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं और कैसे हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत में बात करते हैं मोशन की। ये टर्म हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बार आता है कि व्हाट इज मोशन। तो जो मोशन है वो कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? जैसे जैसे एक व्यक्ति है, कोई लेट सपोज ए है, वो दौड़ा चला जा रहा है। मोशन का मतलब होता है गति। ठीक है, वो दौड़ा चला जा रहा है, क्या वो मोशन कर रहा है? मोशन मतलब सम काइंड ऑफ मूवमेंट, किसी तरह का मूवमेंट उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, व्यक्ति एक भाग रहा है, वो मोशन कर रहा है या नहीं नहीं कर रहा है? दूसरा, एक कोई गाड़ी है, उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं सपोज कुछ पैसेंजर, क्या वो मोशन कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो अंदर वाले को समझ में आ रहा है कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? या बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पता चल रहा है कि जो गाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठा है वो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? अच्छा, तीसरी चीज़, हम लोग जैसे, ये हमारी अर्थ है और अर्थ पे हम लोग कहीं रह रहे हैं, तो क्या हम मोशन कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली घूम रही है, अपनी एक्सिस पे के अराउंड भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है, तो क्या हम मोशन कर रहे हैं? तो ये सारे सवाल हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के आपको एक आइडिया ज़रूर लगा होगा मोशन के बारे में। अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है कि मोशन क्या होता है, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो देखते हैं कि मोशन क्या होता है। जो मोशन है ना, वो एक रिलेटिव चीज़ है। अब आप कहेंगे कि ये रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, कोई ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो रिलेटिव चीज़ें कहलाती हैं। जैसे जैसे कि मोशन को मैंने बोला रिलेटिव, उसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइए आप। तो यहाँ पे जैसे एक ए बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ बी। अब ए को ये लगेगा अंदर में, गाड़ी कितनी भी रफ्तार से चले, कि बी जो है वो मूव ही नहीं कर रहा। सही बात है ना? अच्छा, और अगर ये सी है, ये बाहर खड़ा है, इसको क्या लगेगा कि जो ए है ना, ये और बी हैं दोनों, ये दोनों मूव कर रहे हैं। और ए और बी को आपस में बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मूव कर रहे हैं। आई थिंक आपको इस चीज़ से कुछ क्लियर हुआ होगा कि किसी को लग सकता है मोशन हो रहा है, किसी को नहीं लग सकता है कि मोशन हो रहा है। मतलब मोशन बिल्कुल रिलेटिव है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो पहली चीज़ जो मोशन को डिफाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वो है उसकी पोजीशन। पोजीशन मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी स्थिति, वो किस जगह पे है। और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली मोशन हो रहा है। मोशन रिलेटिव है, किसी एक को लग सकता है कि मोशन हो रहा है, किसी दूसरे को नहीं लग सकता है कि मोशन हो रहा है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको पोजीशन से रिलेटेड बताता हूँ। जैसे कि जैसे कि ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सपोज यहाँ पे कोई एक व्यक्ति था, ए पर्टिकुलर मूवमेंट पे यहाँ पे, ठीक है, ए। अब वो थोड़ी देर चल के बी यहाँ पे आ गया। तो देखो, मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। कहाँ से? जैसे ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे बैठा है ओरिजिन पे, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसको, इसके रेस्पेक्ट में पहली पोजीशन क्या थी? इधर थी। अब पोजीशन क्या हो गई? अब इधर हो गई। मतलब उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है।
ठीक है। जब उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है तो मतलब मोशन हुआ है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अच्छा, अब इसी केस में एक चीज़ और देखते हैं, जैसे इसी तरह से, जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ये चलो ऑब्जर्वर था, इसको छोड़ो। जैसे ये गाड़ी है, इसमें क्या है, ए है, इधर क्या है, बी है, ठीक है। अब क्या है, तो कुछ समय के बाद गाड़ी किधर पहुंच गई, इधर को पहुंच गई, ठीक है। ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब देखो, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन शुरुआत में ये थी, ठीक है, इधर। अब ए कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया है। तो ये देखो पोजीशन का चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है। तो मोशन हुआ है, ऑब्जर्वर को तो लग रहा है कि मोशन हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बी का देख लेते हैं, बी की पोजीशन यहाँ थी और यहाँ से यहाँ आ गई। बी की भी पोजीशन चेंज हुई है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर को लग रहा है कि मोशन हुआ है, ठीक है। और वो सही भी है कि मोशन हुआ है। अब ए और बी का देखते हैं। तो ए यहाँ पे बैठा था, ए के रेस्पेक्ट में सपोज बी की पोजीशन ये है, कुछ लेट से 3 मीटर दूर पे है बी। थोड़ी देर चलने के बाद उसको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है, उसको पता नहीं है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा है। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर वो देखेगा, ये ए है, यहाँ से इसकी बी की पोजीशन देखेगा, वो अभी भी 3 मीटर है और उसी जगह पे है, कोई फिक्स नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, वही फिक्स है। तो अब देखिए, अब ए को क्या लगेगा कि बी की पोजीशन चेंज ही नहीं हुई है। अब बी की पोजीशन चेंज हुई है तो नहीं हुई है, तो ए को क्या लगेगा कि मोशन हो ही नहीं रहा है, बी जो है वो मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि मोशन जो है वो एक रिलेटिव चीज़ है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब और थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मोशन क्या था, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, और क्या, विद रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर को हम एक अलग तरीके से कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो मतलब अगर किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर पर्सन, उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि मोशन हुआ है, ठीक है। ये तो मोशन की बात हो गई, पोजीशन उसकी चेंज हो गई, ठीक। ये मोशन की बात कर ली। अब दो टर्म हैं जो इसमें यूज होते हैं, ठीक। पहली चीज है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। ये मैं अभी 2 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ आपको और बताई जाए, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये चीज़ क्या है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अच्छा, दुनिया में दो तरह की क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी। कैसा, देखो, एक में क्या होता है कि सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, उसकी वैल्यू। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि राम है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अब हमने कह दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये 20 क्या है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी वैल्यू है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो किधर चल रहा है, पूरब में जा रहा है कि पश्चिम में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन अगर इससे कंप्लीटली डिफाइन नहीं होती कि वो किधर जा रहा है। तो दूसरी चीज़ और है एक, वो क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कैसे, अब जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि वो किधर जा रहा है, हमने कह दिया 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। अब जो है इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि अब हमारे पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन,
ये ही डिसाइड करती हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और वेक्टर है। ठीक है, तो अगर कोई क्वांटिटी लेट्स से स्केलर है तो उसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक, और दूसरा अगर कोई चीज़ वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड है साथ साथ में डायरेक्शन भी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया और आई होप आपको एग्जांपल समझ में भी आया होगा कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ हमें कोई डायरेक्शन का अंदाजा नहीं है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अब हमने बोला कि जैसे ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास डायरेक्शन है, मोर स्पेसिफिकेशन है कि किधर की ओर मूवमेंट हो रहा है, और साथ में मैग्नीट्यूड तो है ही। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो टर्म डिफाइन किए थे, दो टर्म लिखे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है, जैसे हम सपोज यहाँ थे, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, आपको ए से बी जाना है, तो आप कैसे गए? इधर गए, सपोज आपको पाथ ऐसे पहुँच गए। ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा आया, वो इधर से इधर चला गया, उसको सही से पता ही नहीं था रास्ता। ठीक है, पहुँचे दोनों बी पे हैं, दोनों ने अलग अलग पाथ फॉलो किया है, दोनों का रूट बिल्कुल अलग अलग है। तो डिस्टेंस क्या है कि हम सोर्स, ये सोर्स पॉइंट है हमारा इनिशियल जहाँ पे थे, और ये क्या है? हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हम पहुँचे हैं, फाइनल पॉइंट। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो हमने पाथ कवर किया है, ठीक है, कोई भी पाथ हो सकता है कि हर केस में अलग हो सकता है। ठीक है, तो जो पाथ की लेंथ है, जो हमने पाथ कवर किया है, वो है डिस्टेंस। आई होप समझ आया होगा। जैसे क्या है कि अगर हम कोई फीता लें या कोई भी मेजरिंग एलिमेंट लें और उससे ये पाथ नापें, इधर से इधर गए, इधर से पूरा पूरा। ठीक है, तो ये जो पाथ की लेंथ है, ये क्या है? ये है डिस्टेंस। आई थिंक आप समझ आए। और डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन का इसमें लोचा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब जैसे ये हमने लिख दिया, ये 30 मीटर आ गया सपोज, और दूसरा व्यक्ति था वो इधर से गया, वो मान लो 24 मीटर है। तो एक के केस में डिस्टेंस 30 मीटर है, दूसरे में 24 मीटर है। पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और डेस्टिने फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही है इस केस में, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगी। ये तो बात होगी डिस्टेंस की। दूसरा टर्म अभी मैंने बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है पैड की वजह से, पता नहीं, लेकिन आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो सोर्स और डेस्टिनेशन मींस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है। कैसे? अब जैसे ये सबसे छोटी दूरी है क्या? नहीं है, इससे छोटी दूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे होगी? अगर हम ए से बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, ये जो चीज आई है, ये ए से बी, ये हमको बताएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मैंने टर्म यूज किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स ए से बीच के बीच, ए और बी के बीच में जो सबसे छोटे से छोटी दूरी हो सकती है, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगी। फिर से सुनिएगा, ए और बी मीन्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है।
डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये बताता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कौन सी डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में मोशन हुआ है। तो कैसे? जैसे यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड, जब सपोज मान लीजिए ये कुछ 12 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 12 मीटर। डायरेक्शन क्या हुई? सिंस ए से बी की ओर मोशन हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुई? ए बी बार, मीन्स ए से बी की ओर। बी से ए की ओर आते तो डायरेक्शन बदल जाती, ये हो जाती बी ए बार। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी जरूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। और दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट अगर अलग अलग होगा, अगर हम ए से बी जा रहे हैं और बी से ए जा रहे हैं, मीन्स अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में कोई एक भी चीज़ चेंज करते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल लें, ठीक है, या फिर उसका डायरेक्शन बदल लें, तो वो क्वांटिटी बदल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में या तो मैग्नीट्यूड बदल लें, जैसे 12 से 10 मीटर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, ऐसे ही। या फिर हम ये बदल दें डायरेक्शन, तो ए से बी कर दें या फिर बी से ए कर दें, दोनों डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ही डिस्टेंस चेंज होगी। मीन्स ए से बी अगर हम इस पाथ से जाएं या फिर बी से ए इस पाथ से जाएं, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो अभी हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब देख लेते हैं। तो देखिए ये कोई पॉइंट है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं सी और बी और ए। तो सपोज कोई मूवमेंट हो रही है सी से बी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो इसकी डिस्टेंस क्या है? डायरेक्ट हम बी से सी घटा देंगे, बी में से सी, तो 35 में से 25 गया, ये क्या है? 10 आ गया सपोज, ठीक है। और ये क्या है? जैसे बी से ए गए तो 35 से 60 पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 25। ये तो डिस्टेंस की बात हो गई है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बोला था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो उनका क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, तो इससे शॉर्टेस्ट चीज हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम है। आई होप ये बात समझ आ गई है। अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, अगर डायरेक्शन ना चेंज हुई तो। ये बात ध्यान रखना। जैसे क्या है, सी से बी गए, ठीक है, बी से ए गए, तो इस केस में हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की, हमारी डायरेक्शन इधर की ओर ही रही, राइट की ओर। तो इस केस में अगर आप देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो दोनों सेम है। तो देखो सी से अगर मे की बात करें तो डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस हुई है 60 में से 25 घटा दिया 35 और किलोमीटर, ठीक है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो सी से ए के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो खुद अपने आप 35 है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। अच्छा, डायरेक्शन चेंज होती तो क्या होता? उस केस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम क्या किए, हम सी से बी गए, फिर बी से वापस सी आ गए। अब इस केस में डिस्टेंस क्या हुई? देखो हम सी से बी गए मतलब 25 से 35 गए, 10 ये चला हमने, 10 किलोमीटर। फिर वापस बी से सी आ गए, फिर वापस 10 चला आके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की हमने उस केस में? उस केस में 10 + 10 20 किलोमीटर की। पर देखो डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई ना, हम पहले इधर से राइट की ओर गए, फिर राइट से लेफ्ट की ओर आए, मतलब डायरेक्शन हमारी बदल गई। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होने वाले हैं। कैसे नहीं होने वाले आप देख लीजिएगा। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है? सी। वापस फाइनल पॉइंट क्या है? हम वापस इसी पोजीशन पे आए, फिर सी। तो सी से सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया? 0 हो गया। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये चीज़, ठीक है। इतना ही है इसमें। अब ये जिसमें 2-3 क्वेश्चन है मैं आपको करा देता हूँ जल्दी जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन है, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? if yes, support your answer with an example। ये कहना चाह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी है, कुछ डिस्टेंस नहीं पता कितनी करी है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? आप 1 मिनट के लिए पॉज करिए वीडियो और चेक करिए, क्या आपको समझ आया? तो ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है।
मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पे, ए ए ए पॉइंट है, यहाँ से चला, वो ऐसे चला चला चला, चलता 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 ऐसा कुछ चल के वापस फिर इसी पॉइंट पे आ गया ना। अब देखो इस केस में उसने डिस्टेंस कवर करी है, ऑब्वियसली करी है, ये पूरा पाथ की लेंथ जो है वो डिस्टेंस है, और इसकी कुछ वैल्यू जरूर होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। हमें नहीं पता क्या है, कितनी होगी, और हमें जानना भी नहीं है। तो इसकी डिस्टेंस है। पर इस केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, मतलब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गई कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, पर डिस्टेंस जीरो होना वो पॉसिबल नहीं है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और हमने कोई मूवमेंट नहीं किया है, अगर मूवमेंट किया है तो डिस्टेंस जरूर आएगी, और मूवमेंट नहीं किया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो हैं। लेकिन अगर हमने कोई मूवमेंट किया है तो पक्का से डिस्टेंस होएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और जीरो कब होगा, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम हो। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर field of side 10 meter in 40 seconds, what will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position। ठीक है, तो देख लेते हैं ये भी क्या कह रहा है, कि थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए, तो देखिए ये कह रहा है कि एक फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर इधर से बनेगा, कहीं से बना देते हैं शेप, स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, चलो कोई नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये खेत है, ठीक है, स्क्वायर मान के चलिए, आपको लाइनिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो वो क्या है, एक फार्मर मूव करता है अलोंग द बाउंड्री, तो फार्मर सपोज यहाँ पे था, एफ फार्मर, एफ है ये फार्मर, ये मूव करता है अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के चारों तरफ मूव करना शुरू करता है, और क्या है 10 मिनट, 10 मिनट इन 40 सेकेंड, तो ये इसकी बाउंड्री क्या है 10 मिनट है, ठीक है। तो 40 सेकंड में क्या करता है, पूरा चक्कर लगाता है, ये देखो लिखा है बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड, मतलब 10 मीटर की स्क्वायर की बाउंड्री है, मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो 10 मीटर है, उसकी जो बाउंड्री है उसको पूरा 40 सेकंड में कवर करता है, देख रहे हैं आप। तो मतलब पूरी बाउंड्री जो उसने 40 मीटर कवर कर दी है, कितने में, 40 सेकंड में, ठीक। अगला क्या कह रहा है, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 second, 2 minutes 20 सेकेंड, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करिए तो कितना हुआ, 60 × 120 और 20 140 सेकंड, मतलब उसने 140 सेकंड कवर किया। कैसे, देखो 40 सेकंड बाद वो वापस कहाँ आ जाता है, उसी पोजीशन पे। ऐसे ही 80 सेकंड बाद फिर वो यहीं पे होगा, 120 सेकंड बाद फिर वो यहीं पे होगा। अब बचे कितने हैं, 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में क्या आधा चक्कर लगाएगा, आधा चक्कर मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो फार्मर की पोजीशन अभी क्या है, फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन यही थी, 3 चक्कर पूरे लगाए, चौथा जो चक्कर है वो आधा लगा, और फाइनल वो यहाँ पे पहुँच गया 140 सेकंड के बाद। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, जो इसकी लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये निकालना बहुत आसान है, स्क्वायर, ये चीज़ क्या है, स्क्वायर का बिकर्ड, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल कैसे निकालते हैं, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ कि डायगोनल का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। तो साइड कितनी है 10, 10 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 कितना हो गया 10√2, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। या फिर आपको अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ये एंगल 90 होता है, ये हमको पता है 10, ये पता है 10, ये उसका वो हो गया, क्या नाम, ये कर्ल हो गया, तो कर्ल को हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, वैसे निकाल सकते हैं।
बस हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये तो मैथ्स की चीज़ें हैं, ये आपको आती होंगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका आंसर कितना आया, मैग्नीट्यूड 10√2। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए से इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है। पहला, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से, अगर गौर से सुना होगा, तो आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। क्योंकि पहले केस में हमने बताया कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाला है। तो इस केस में क्या है, ये कह रहा है कि जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है तो ये गलत है, मतलब फॉल्स है, असत्य है ये। ठीक है। दूसरा देख लो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। ये बात भी अगर आपने अच्छे से सुना है तो आप इसको आंसर कर देंगे। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, थोड़ा सा फिर से इसको इरेज कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी, बॉडी मतलब कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, और वी कैन से इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये ज़्यादा सही रहेगा, तो वो कहा जाएगा कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसे, जैसे लिखा है कि इसमें कि कोई चीज़ है वो 5 मीटर चलती है फर्स्ट सेकंड में, फिर 5 मीटर फिर चलती है 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर चलती है, मतलब वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। हम कैसे पता लगाएं कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है, लेकिन अभी वेलोसिटी की बात हमने करी नहीं है, ये अभी बात हम करेंगे, चलो इसको छोड़ो। इसका मतलब ये है कि वो ना इक्वल, वही बात समझ लीजिए कि इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल में। मतलब अगर हम कोई भी इंटरवल लें टाइम का, जैसे 1 सेकंड लें, तो 1 सेकंड में 5 मीटर चला है, तो हम कोई भी 1 सेकंड उठा लें किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो जो जो उसने दूरी तय की है वो 5 मीटर भी 5 मीटर ही होनी चाहिए, तो वो कहा जाएगा कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। हमने कहा कि कोई चीज़ है वो 50 किलोमीटर पर घंटा 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो है कि वो पर आवर क्या है, हमारा कोई एक इंटरवल है, 1 घंटा है, उसका इंटरवल है, वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो फिर हम अगला घंटा देंगे तो 50 किलोमीटर चलेगी, फिर अगला देखेंगे तो 50 चलेगी। मतलब कोई भी हम ये ड्यूरेशन उठा लें और हम डिस्टेंस चेक करें अलग अलग टाइम पे, तो अगर वो सेम है तो वो कहा जाएगा कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली की बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। जैसे कि पहले सेकंड में 5 मीटर चला, अगले सेकंड में उसने 20 चल दिया, कुछ एक्सीलरेशन हमने किया और बॉडी की स्पीड बढ़ गई और उसने ज़्यादा मूव कर दिया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमने बात कर ली है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब दो नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं, रिलेटेड हैं। एक है स्पीड, ठीक है, सेकंड वन इज वेलोसिटी। हिंदी वालों के लिए स्पीड होती है चाल, वेलोसिटी वेग। ठीक है, तो मैं ऐसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों
वालों को समझ में आ जाए, अगर जो एनसीईआरटी हिंदी में पढ़ते हैं उनको भी समझ आ जाए तो ठीक है। स्पीड क्या है? स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है। कैसे? मतलब कि वो पर्टी एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो हम कैसे वो मेजर करते हैं हम स्पीड के थ्रू। कैसे? जैसे एक कोई गाड़ी है, वो 4 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल करी है, हमसे कोई पूछा स्पीड क्या है, स्पीड मतलब कि उसने एक सेकंड में कितनी करी है, तो 20/4 मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जरूर आएगा यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड यहाँ पे आ रहा है, किसी के रेस्पेक्ट में आ रहा है। रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। समझ आया ना आपको? और स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत आसान है। मेजर किस में करते हैं ये तो आप जान रहे होंगे, किलोमीटर पर आवर में करते हैं, मीटर पर सेकंड में करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में कर सकते हैं, मतलब कोई किसी में भी कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड 2 यूनिट यूज होती हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड हो गई, ठीक है। स्पीड जो है ना वो डिस्टेंस पे रिलेटेड है। ऐसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिया तो वेलोसिटी और स्पीड आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप ये समझ आ गया होगा। कैसे? कि वो पर पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो जैसे हमने स्पीड को फार्मूला निकाला था, इसे वेलोसिटी का निकाल लेते हैं। बहुत आसान है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक। अच्छा, स्पीड में हम एक चीज़ यूज करते हैं, एवरेज स्पीड। वो क्या है? एवरेज जैसे कुछ टाइम पे हमारा हो सकता है कि मोशन यूनिफॉर्म ना रहा हो, मतलब जैसे पहले 1 सेकंड में उसने 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में उसने मान ले 1 ही किलोमीटर चल पाया। तो इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें क्या है? मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसमें हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। वो क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ठीक है, इस ठीक है चलो। ओके, एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, ये देखिए। इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत में उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, उसको हम यू से डिफाइन करते हैं। लेकिन आप उसको उस तरीके से करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फाइनल वेलोसिटी b है, तो जो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस बी बाई टू। वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू u प्लस बी बाई टू। ये भी एक फॉर्मूला है, कहीं कहीं ये भी यूज हो सकता है। ऐसे ही ये देखिए, डिस्टेंस का क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको न्यूमेरिकल में ये चीज़ें अप्लाई करनी है। न्यूमेरिकल में आप कोई फार्मूला याद ना करें, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ फार्मूला पे रिलाई करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, देन अनदर इन 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, देख लीजिए जल्दी से। तो पहले वो 16 मीटर चला है, कितने में? 4 सेकंड में। अगले 4 सेकंड में, सॉरी अगले 2 सेकंड में कितना चला है? 16 चला है। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी करी, कवर कर दी? 16 प्लस 16 32। टोटल टाइम कितना लिया है? 4 सेकंड पहले, 2 सेकंड ये, टोटल टाइम 6 सेकंड। यही देखिए दिखाया गया है टोटल। तो टोटल हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आ गई? टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर है 32, टाइम टेकन है 6, 32/6,
5.33 ऐसा यूनिट जरूर लिखिएगा मीटर पर सेकंड, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब एक और दिखा देता हूँ मैं करके। ये 50/3 मीटर पर सेकंड आया था, उसको आप किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन फिर देखिए। द ओडोमीटर ऑफ ए कार, ओडोमीटर जो होता है पहले मैं बता दूं, वो ये बताता है कि गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, ये आप जान रहे होंगे। ऐसे ही एक स्पीडोमीटर होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड बताता है गाड़ी की। ये तो बेसिक टर्म है, कच्चा 6-7 में पढ़ाए जाते हैं। तो ठीक है, ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 24 kilometer at the end of the trip, 2400. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour in meter per second. ओके, तो देखिए शुरू में कहाँ पे ओडोमीटर में कितनी थी, 2000 किलोमीटर, फिर कुछ चल गई गाड़ी, फाइनल में कितना आ गया 2400 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी कवर करी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 2400 में से 2000 गया, बचा कितना, ये हमारी डिस्टेंस कवर आ गई। अगला क्या है, टाइम कितना लिया, टाइम लिया 8 आवर। ये चीज़ आपको पता लग गई, स्पीड तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। स्पीड, स्पीड या एवरेज स्पीड कुछ भी कहिए, केस में सेम ही रहेगी। 400/8 50 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में आप चेंज करना जानते होंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आए 250/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आसान आसान सवाल है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इसमें, जिससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 8.3। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। देखिए ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने लायक। क्या है, ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट while swimming from one end to the other and back along the same straight path, find the average speed and average velocity। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोई एक पॉन्ड है, पूल है, पूल सॉरी। तो इसमें एक ऊषा जो है, कोई व्यक्ति है, वो ट्रेवल करते हैं ए, जैसे ए और बी, ये मान लीजिए ये पूल के एंड पॉइंट्स हैं, ये 90 मीटर लंबा है। ठीक है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो वो क्या करती हैं, यहाँ से जाती हैं इधर बी से, फिर वापस वहीं पे आ जाती हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो गई, 180 मीटर ना, 90 इधर गई, 90 वापस आ गई। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, ये तो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस। टाइम कवर, टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 1 मिनट, और आप कह सकते हैं 60 सेकेंड। क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बहुत आसान है, अभी बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर 180 मीटर, टाइम 60 सेकेंड, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट पे आइए। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मैंने आपको बताया था इनिशियल फाइनल आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें लिखा था। आप बस ये निकालिए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर सॉरी। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट क्या है ए, वापस वो ट्रेवल करके यहीं पे आ गई। ठीक है, फाइनल पॉइंट भी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। यही चीज़ ध्यान देने की थी ना, बस डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कुछ भी हो डिवाइड करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 आ गई एवरेज स्पीड। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, इस चीज़ में मैंने सॉरी इस वीडियो में मैं आपको बताया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मोशन के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ये 4-5 चीज़ें अच्छे से बताई। ये क्वेश्चन जो है ये आप करने का ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है अगली वीडियो में मैं इनको डिस्कस कर दूंगा इन सारे क्वेश्चंस को पहले। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम शुरू करेंगे पहले इन क्वेश्चन से, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, देन हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सीलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम आएंगे। ठीक है, बंद करते हैं, थैंक यू।